लाइट ऑन किया नहीं था। खैर, नमस्कार साथियों, YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज के टॉपिक है दरअसल बायोडाइवर्सिटी, विच मीन्स भारत की जैव विविधता। और ये कितना महत्वपूर्ण है, इसके संरक्षण हेतु सरकार क्या उपाय कर रही, ये सब तमाम चीज़ें तो देखेंगे ही। एक घोषणा दरअसल मेरे तरफ से, घोषणा कुछ ये है कि जल्द ही, शायद अगर 1-2 दिन के अंदर ही, एक सेकेंड में पहले प्रॉपर साउंड चेक कर लूँ, कम आ रहा आवाज़ शायद, आई थिंक दैट्स फाइन। हाँ, कुछ बातें ये थी कि हो सकता है कल या परसों, 1-2 दिन, चूँकि इसके लिए भी समय चाहिए। तो जैसे मैं अभी लाइव आ रहा, तो खैर, जैसे लाइव आता हूँ तो मेरी एक विचार है ऐसा कि एक सीरीज शुरू की जाए, जिसमें मैं प्रीलिम्स के जो भी प्रश्न हैं, जो भी क्वेश्चन है, मैं उसको आप तक पहुँचाऊँ। ये दरअसल ये सीरीज लाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको नए नए क्वेश्चन से अवगत कराऊँ। दरअसल मैं खुद एक तरीके का लाभार्थी बन पाऊँ, इसलिए मैंने ऐसा सोचा। और हो सके, हालांकि मैं आज पीपीटी तैयार किया था नव राष्ट्रवाद के निर्माण का। दरअसल 9 से 10 पेज मतलब पीपीटी में है, 10 स्लाइड दरअसल। तो उसके अभी PYQs लाने या फिर PYQ बनाना बाकी है। मैं ये कहना चाह रहा कि दरअसल ये कि अभी उसे लाइव कर दूंगा, या मतलब किया जाए, या फिर आप ये कहें तो उसे अपलोड कर दूं, या आप जब मन तब देख सको। मैं दरअसल लिटरली मैं अभी थोड़ा समय की तर्कसंगतता नहीं बन पाने के कारण मेरी थोड़ी सी ये इच्छा है कि मैं इस समय को प्रॉपर यूटिलाइज कर सकूं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर मैं लाइव नहीं आया तो वीडियो ज़रूर आएंगे, तो दोनों में से कोई एक। तो मैं ये कहना चाह रहा कि लाइव सॉरी जो वीडियोस हैं वो मैं स्ट्रीम कर दूं या फिर अपलोड कर दूंगा। बहरहाल जो भी होगी वो देखा जाएगा। चलिए आज के टॉपिक की ओर आते हैं, और बाकी बच्चे जो भी शेष चीज़ें हैं उसको मैं उसी में ही तो चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो विषय वस्तु है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत की जैव विविधता हमारा टॉपिक वस्तु है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तो भारत में जैव विविधता संरक्षण की पुनर्कल्पना, ये हमारा टॉपिक है। और जो मैं प्रश्न लाया हूँ जिसके माध्यम से आगे हम सभी बढ़ेंगे, वो ये है कि भारत के लिए जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता संबंधी प्रयास। और एक और अगर पहलू जोड़ दें तो भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे, यानी कि सबसे पहले तो ये कि जैव विविधता का महत्व क्या है, दूसरा ये कि जैव विविधता संबंधी प्रयास क्या किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जिससे ये जैव संरक्षण जो है, जैव विविधता का संरक्षण वो बढ़ सके। अगली बात में इसी में अगले टॉपिक में, अगली कड़ी में दरअसल वो ये होगा कि जैव विविधता के सामने जो प्रमुख समस्याएं हैं, प्रमुख खतरा है, वो कौन सा है। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड। खैर,
तो चलिए, आ, पहला टॉपिक विच मीन्स भारत के लिए जैव विविधता का महत्व क्या है। आपको अगर एक मैं डेटा दूँ, दरअसल डेटा का फैक्ट बताऊं, तो पूरी दुनिया का तकरीबन 2.4% के आसपास भारतीय भूखंड है। मतलब अगर 100 यूनिट है पूरी दुनिया की भूमि, तो उसमें से 2.4 यूनिट भारत की जो भूखंड है वो ये है। लेकिन जैव विविधता के मामले में जितनी जैव विविधता दुनिया भर विच मीन्स वर्ल्ड वाइड है, उसमें से तकरीबन 8% अकेले भारत के अंतर्गत है। तो इससे भी आप, और ये भी बातें थी ना कि प्रमुख जो, अगर इस आधार पे आप अगर लिस्ट जारी करें कि सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ है, तो टॉप 20 में 17वें स्थान के आसपास भारत भी लाई करता है। तो इससे भी महत्व बढ़ जाती है कि वर्ल्ड वाइड भी भारत की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये कहीं असंतुलित होता है तो इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पे भी देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि पहली बात समझने का प्रयास करते हैं कि महत्व क्या है जैव विविधता का। तो पहली जो पॉइंट है वो है पारिस्थितिकी महत्व। पारिस्थितिकी किस प्रकार से आप, चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। हालांकि इसे मैं दो एग्जांपल देता हूँ। एक आपका पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट यानी कि आप ऊपर से आ जाइए गुजरात के नीचे खंबाती खाड़ी से लेकर के आप नीचे चले आए पूरे घाट के सहारे, क्या नाम है, कार्डमम हिल तक दरअसल। तो वहाँ ये जो पूरी ये है लोकेशन है, दरअसल वो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। समुद्री का सटा हुआ हिस्सा अगर आप थोड़ा सा इमेजिनेशन के तौर पे देखें तो। दूसरा सबसे ज़्यादा जो पारिस्थितिकी महत्व के कारण है, हालांकि मैं ये भी लोकेशन बता रहा, इसके महत्व क्या है वो थोड़े से देर में। दूसरा आप ऊपर चले आए सुंदरबन के पास, और सुंदरबन में जो क्या नाम है उसका, मैग्रोवा वन है उसकी, ये दो लोकेशन देख लिया। अब इस दोनों के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। जो पश्चिमी, ये पश्चिमी जो शब्द निकला ना, दरअसल जो योगी जी हैं, पश्चिमी यूपी प्रदेश, इस तरीके के उनके लफ्ज आते हैं। बहरहाल बंद कहाँ हो गया। तो मैं ये दरअसल कह रहा था कि भारत के जो दो तंत्र हैं, एक तरफ आप पश्चिमी घाट को देख लें, दूसरी तरफ आप मैग्रोवा वन को देख लें। मैग्रोवा वन से शुरुआत करते हैं कि वो हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो जो बड़े बड़े टाइड हैं, तूफान है, सुनामी है, उसका एक प्राकृतिक अवरोधक के तौर पे भारत को बचाता है। जो भी हम ये बे ऑफ बंगाल में बड़े बड़े सुनामी और टाइड वगैरह आते हैं, उसकी जो नकारात्मक प्रभाव है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है मैग्रोवा वन। चूँकि उस मैग्रोवा वन में ना जो भी उनकी जड़ें दरअसल दलदली भूमि में, आपको पता होगा जो दलदली भूमि में ही वो तकरीबन ये है, मतलब एक ऐसा हिस्सा जहाँ ना पूरा समुद्र है और ना ही पूरा ठोस ये ज़मीन है, दरअसल क्षेत्र है, ज़मीन दरअसल कहना ज़्यादा सही होगा, दलदली भूमि वो है। तो दरअसल उधर से, एक सेकेंड, तो पारिस्थितिकी महत्व इसलिए कि बड़े बड़े सुनामी, बड़े बड़े जो लहर हैं उससे हमें बचाता है। दूसरी तरफ हम अगर ये पश्चिमी घाट के को देख लें, तो उसमें दरअसल मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ, दरअसल ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा हूँ, दरअसल ये अब नहीं होगा सर। खैर मैं क्या देख रहा था, पारिस्थितिकी महत्व। हाँ, पारिस्थितिकी महत्व में दो तरीके से आप देख सकते हो। मैंने एक बताया वो मैग्रोव वन का, दूसरा ये पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट की अगर जो हमारा जो मानसून है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा यदि पश्चिमी जो घाट की परिस्थिति तंत्र है वो अगर किसी भी प्रकार से असंतुलित हो। तो अगर पश्चिमी घाट के माध्यम से हमारी जो मानसून है प्रभावित होती है, तो सीधे तौर पे वर्षा का जो एक प्रारूप है वो प्रभावित होगा। और उसके बाद अगर वर्षा प्रभावित होती है तो सीधे रूप से भारत की जो रीढ़ है अर्थव्यवस्था की, कृषि, वो प्रभावित होगी। तो
सन्निकट रूप में देखें तो पारिस्थितिकी महत्व ये है, लेकिन अगर दूरदर्शिता का अगर थोड़ा सा पेनिट्रेट करें अपने विचार को तो समझ आएगा कि हमारी अर्थव्यवस्था से भी वो जुड़ी है। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता होती है, असंतुलन की स्थिति बनती है, तो अंततः अर्थव्यवस्था को भी एक भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। तो परिस्थिति के महत्व में ये दो बातें रही। दूसरी बात क्या, दरअसल हम ये समझ रहे हैं कि भारत के लिए जैव विविधता का महत्व क्या है। तो पहले महत्व में पारिस्थितिकी के महत्व के तौर पे देखा। दूसरी, आर्थिक महत्व के बारे में। स्वाभाविक तौर पे जब पिछले दिन हमने ये देखा था कि भारत में पर्यटन की क्या भूमिका है, पर्यटन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, जिसमें हमने इको टूरिज्म की भी बात की थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की सहायता से इको टूरिज्म भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगर वो इको मतलब ये इन्वायरमेंट है अगर प्रभावित हो तो, यदि वो परिस्थिति तंत्र प्रभावित हो तो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता होगा, चलिए एग्जाम्पल छोड़िए, मैं दरअसल ये कहना चाह रहा, तकरीबन 27 ऐसा ही कुछ था, हाँ 27 करोड़ के आसपास लोग जो ये पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक महत्व है उससे जुड़े हुए हैं। सीधे तौर पे ये कहें कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 27 करोड़ लोगों को, तकरीबन 270 मिलियन के आसपास हो जाते हैं, उनको रोजगार मुहैया कराई जा रही, यानी वो संलग्न है इनमें। जैव विविधता के कारण उनको ये मिल रही है, नौकरी दरअसल कह दें, रोजगार कह लें। तो अगर किसी प्रकार से ये बाधित होता है, जैव विविधता असंतुलित होती है, तो उन तकरीबन 27 करोड़ लोगों के ऊपर एक रोजगार की समस्या आएगी। तो आर्थिक रूप से भी ये कहीं ना कहीं हमारा नुकसान देता है। और पर्यावरण के बारे में मैंने बताया, पर्यटन के बारे में जैसा कि हमने देखा ही कि अभी भी हमारे देश में जो इको टूरिज्म है उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाने में सरकार विफल रही है। विफलता के पीछे कई कारण बताए जाते रहे हैं, जिनमें पहली और महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, विशेष तौर पे इको टूरिज्म का, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और जो क्षेत्रीय आतंकवादी, अगर मैं कह दूं, आतंकवाद कहना तो सही नहीं होगा, उग्रवाद इसके लिए बेहतर शब्द होता है, तो जो क्षेत्रीय उग्रवाद है उसके कारण वहाँ के टूरिज्म बेहतर तरीके से आगे नहीं बढ़ पाती, यूँ कहें तो डेवलप नहीं कर पाती है। तो ये एक समस्या है। इसका विस्तार से हमने जब टूरिज्म की बात करी थी तो वहाँ हमने विस्तार से देखा था। तो भारत के लिए जैव विविधता का महत्व के क्षेत्र में अगला जो महत्व है वह सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व। आपने देखा होगा दरअसल विशेष तौर पे साउथ के जो भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके तकरीबन पर्व में कहीं ना कहीं वृक्ष, कृषि, जैव विविधता संबंधित होते ही हैं, और उसका एक सीधा सा प्रभाव आपके जैव विविधता पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा या सुना होगा, दरअसल एक डेटा दरअसल वो ये आया था, मतलब एक रिसर्च पब्लिश हुई थी, किसने करा था, किसने, ये शायद मैं ध्यान में नहीं है, पर उन आंकड़ों का मतलब ये रहा था कि यदि साउथ इंडिया जो है अगर अपने जो भी फेस्टिवल होते हैं उनमें अगर जो भूमिका है दरअसल जैव विविधता की, अगर उन्हें नज़रअंदाज करना शुरू कर दे, उसको अगर तवज्जो देना कम कर दें, तो भारत की जैव विविधता बहुत तेज़ गति से अपने डिग्रेडेशन की ओर जाएगी, बहुत तेज़ गति से वो निम्न स्तर को छुएगी। तो ये एक दरअसल आप कह सकते हो फायदा है, वही बातें कही जा रही थी। तो सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व भी है हमारे जैव विविधता का। आपने भी देखा होगा, हमने भी, जैसे कि कई ऐसे पर्व हैं जो वृक्ष के साथ, कई ऐसे, एक नाम भी दरअसल ये खैर प्रयास में भारत की जैव विविधता के महत्व में अगली कड़ी है औषधीय महत्व का। और जब मैं ये देख रहा था तो एक आंकड़ा दरअसल आया था कि भारत में औषधीय प्रकार के जो वृक्ष कह लें, पेड़ पौधे कह लें, जो कुछ भी कह लें, तकरीबन उसकी संख्या 8000 के आसपास है, जो महत्वपूर्ण प्रकार के औषधीय गुण रखते हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण दरअसल। तो 8000 प्रकार के हमारे जैव विविधताओं में औषधीय गुण रखने वाले, वैसे तो अगर आप देखें तो जितने भी पर्यावरण में वृक्ष हैं, जीव जंतु हैं, या जो कुछ भी हैं, उनकी अपनी एक औषधीय गुण होती है। निर्भर इस बात पे करता है कि आप उनके जो गुण हैं उनको पहचान पाया नहीं, उनके उपयोग हेतु कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पहचान पाया नहीं। दरअसल जिनकी जो शोध करता हो चुकी है, साइंटिफिक रूप से जो प्रूफ है, उनकी संख्या दरअसल 8000 है। दूसरी बात इसमें ये कि हालांकि एक
कौन सा था, सिनकोना करके ना, सिनकोना वृक्ष, जो मलेरिया के लिए बहुत उपयुक्त दवा है, और यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा भी था। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। तो अगली औषधीय महत्व भी हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है। और आयुर्वेद जो दरअसल हम जिसे अपने जिस पे हम गर्व महसूस करते हैं, उन आयुर्वेद का जो बेस है, वो आधार है, वो इन्हीं पारिस्थितिक तंत्रों के आधार पे टिका है। अगर इनकी आधार कहीं असंतुलन हुई तो हमारे आयुर्वेद की जो पद्धति है दरअसल, वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम अपने पारिस्थितिक तंत्र को बेहतर तरीके से संतुलित कर पाएँ, कहना सही होगा। खैर, अब अगला जो महत्व है भारत के लिए जैव विविधता का महत्व में, अगला जो कड़ी है वो है जलवायु परिवर्तन और समन। जलवायु परिवर्तन, समन और अनुकूलन। समन मतलब होता है मिटिगेशन, मतलब आप कह सकते हो कम करना का, कम करने के सेंस में, काबू पाने के सेंस में। यानी कि जैव विविधता ह्रास हो रही है तो उसको समन कैसे किया जाए, उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, उस पर काबू कैसे पाया जाए, दरअसल ये बातें थी। तो पॉइंट क्या है, जलवायु परिवर्तन, समन और अनुकूलन के क्षेत्र में भी जैव विविधता महत्व है। आपने कार्बन सिंक शब्द से परिचित हुए होंगे। कार्बन सिंक, डेट मीन्स, ये सिंक मतलब होता है सोखना दरअसल। और जो भी कार्बन उत्सर्जित होता है हमारे औद्योगिक कारखानों आदि द्वारा, उसका तकरीबन अभी वर्तमान की डेटा है, दरअसल 22 की डेटा है अगर मैं सही हूँ तो, कि 21% सीधे तौर पे भारतीय जैव विविधता के द्वारा, भारत में व्याप्त जैव विविधताओं के द्वारा 21% सीधे तौर पे सिंक कर ली जाती है, शोषित कर ली जाती है। तो और चूंकि हमारा लक्ष्य भी है कि 2070 तक आते आते हम नेट शून्य, न्यूट्रल कार्बन की स्थिति को प्राप्त कर पाएँ। और उसके प्राप्ति हेतु अगर हम जैव विविधता को मार्जिनलाइज करते हैं, अगर इसे नज़रअंदाज करते हैं, तो समस्याएं और गंभीर होगी ही, हमारा जो लक्ष्य है वो भी तकरीबन पूरा होने से रह जाएगा। तो बात ये कही जा रही है कि जलवायु परिवर्तन और समन को भी ये कहें तो फायदा, अनुकूलन के लिए भी ये फायदेमंद होता है। कार्बन सिंक को हमने एग्जाम्पल के तौर पे समझा। अगला जो खंड है, विच मीन्स कड़ी है, वो ये है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रयास। दरअसल हमने ये देखा अभी पहली कड़ी में कि भारत के लिए जैव विविधता का महत्व क्या है, जिसमें तकरीबन 5 से 7 महत्व को समझा। अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये संरक्षण की बातें कही जाती है, इस संरक्षण से संबंधित क्या 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 प्रयास किए गए, उन प्रयासों को देख लें। इन प्रयासों में हालांकि कई कैटेगरी में इसे वितरित किया गया। पहली कैटेगरी को अगर मैं देखूं तो संवैधानिक और विधिक प्रावधान। तो जब संविधान की बात आती है तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी का आर्टिकल 48 ए अगर जोड़ दें आप तो 48 का में ये बातें कही गई है कि सरकार, विच मीन्स जो देश है, देश मतलब सरकार वही हुई, भारतीय जो ये है दरअसल जैव विविधता है उनको संरक्षण हेतु प्रयास करेगी। तो पहला प्रयास कहाँ है, दरअसल हम ये देख रहे हैं कि भारत में जैव विविधता हेतु संरक्षण के लिए हमारे संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान है, या विधि द्वारा यानी कि कानून लाकर कोई ऐसे प्रयास किए गए कि नहीं बचाने के लिए। तो पहली बात, आर्टिकल 41 के ए में कहा गया कि सरकार, विच मीन्स देश, जो है जैव विविधता को बचाने हेतु प्रयास करेगी। दूसरी बात, ये बात मैं विस्तार से भी बताया था कि पहली बार जब भारत सरकार ने, चूँकि 80 का दशक एक बहुत बड़ा दशक रहा विश्व स्तर पे, जब पर्यावरण से जो उत्पन्न समस्याएं थी पूरे विश्व को अपने चपेट में ले रही थी, उसी वक्त तकरीबन सभी देशों ने अपने अपने अंदर, मतलब अपने अपने राज्य के अंदर कई ऐसे कानून और नियमावली लाए जिसके माध्यम से पर्यावरण को संरक्षण किया जाए। उसी के क्रम में भारत सरकार भी, भारत जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986 अधिनियम लाती है, और ये बहुत बड़ा व्यापक अधिनियम है जिसके अंतर्गत और भी चीज़ें हैं। तो पहली बार कानूनी तौर पे दरअसल 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। कुछ दिन बाद दरअसल अगर आप 15 साल 16 साल कह दें तो 2002 में फिर से कुछ संशोधन के साथ भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2002 भी आता है। और दोनों के एक उद्देश्य की बात करें दरअसल तो उद्देश्य कुछ इस प्रकार से था। क्या हुआ, खैर मैं क्या देख रहा था, हाँ, दरअसल उद्देश्य देख रहे थे कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसका उद्देश्य दरअसल ये रहा कि जो विविधता है, जो जैव विविधता है, उसके संरक्षण को बढ़ावा देना।
और फिर 2002 में जो आया वो ये चीज़ें थी कि जो संरक्षण के आधार पे जो जैविक दरअसल जैविक संसाधन है, जैसे आप अगर मैं कह दूं तो क्या नाम है जो इतना सारा पैर, हाँ, झींगा, झींगा की बात कर ले, सीप की बात कर ले, कुछ हद तक मछली की बात कर ले, ये सब तमाम चीज़ जो हैं जिन्हें हम जैविक संसाधन कहते हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई 2002 में। इसके पहले 1986 में क्या था उद्देश्य कि ओवरऑल जो भी पर्यावरण विविधता है उस विविधता को बरकरार रखना है और उसको और विविधा मतलब डाइवर्सिफाई करने हेतु भारत सरकार के द्वारा जो भी प्रयास होंगे वो करने हैं। हालांकि उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सिस्टम बनाए गए, तंत्र बनाए गए जो अ, जैसा कि जब हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात कही थी तो उसमें भी एक विशेष अप्रोच अपनाया गया था। बहरहाल अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि दूसरा संबंधित, दरअसल हम ये देख रहे हैं भारत में जैव विविधता संरक्षण संबंधी प्रयास, प्रयास के दूसरे कड़ी में जैव संरक्षण से संबंधित प्रमुख समितियां, समितियां तो बहुत बनी लेकिन जो ज़्यादा रिमार्केबल है, जो यूपीएससी के टच में रहती है दरअसल, वो दो समितियां बनाई गई। एक माधव गाडगिल करके था, माधव गाडगिल समिति, और दूसरा कस्तूरी रंगन समिति। हालांकि आप जब PYQs देखेंगे तो बहुत बार इनके बारे में पूछा गया है घुमा फिरा करके। हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, इन्होंने अपने अपने जो है परामर्श दिए हैं, जो भी रिपोर्ट रहे, प्रस्तुतियां थी वो दी। अगर हम शॉर्ट में जानने का प्रयास करें कि जो माधव गाडगिल समिति थी उनके क्या विचार रहे, उनके क्या संशोधन हेतु सरकार के रिपोर्ट रही, तो सबसे पहली बात उन्होंने ये कहा कि भारत के जितने भी ये जैव विविधता क्षेत्र हैं, 64% विच मीन 64% भूखंड को जैव विविधता हेतु संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। ये पहली रिपोर्ट थी उनमें। हालांकि ये बातें पूर्ण तरीके से स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जो उनकी रिपोर्ट थी, अनुशंसा थी, वो ये थी। दूसरी बात ये कही गई कि आप वैसे क्षेत्र को जिसे आप घोषित कर चुके हैं कि हाँ ये संवेदनशील क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नए बांध या किसी भी प्रकार के नए ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को हरास कर रही है लगाने से बचेंगे, अनुमति देने से बचेंगे। दूसरी थी। तीसरी बात ये कही गई दरअसल कि हमारा जो क्या नाम है इसका, हाँ, पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, जो मैंने आपको कहा अभी कि ऊपर आप चले जाए, जब ये क्या नाम है गुजरात के नीचे जो खंबात की खाड़ी है, खंबात के नीचे से लेकर के यहाँ जो कार्डमम हिल है ना, वहाँ तक, इस क्षेत्र को बेहतर तरीके से संचालित करने हेतु एक डेडिकेटेड तंत्र बनाया जाए, जिस तंत्र को इन्होंने नाम दिया था पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी प्राधिकरण। और अगर आप इस प्राधिकरण, मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्राधिकरण को सुनिश्चित नहीं करेंगे, प्राधिकरण का निर्माण नहीं करेंगे, तो जल्द ही आने वाले दिनों में ये बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाएगी। और अगर असंतुलन होता है तो इसका सीधा तौर, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि हमारे मानसून पर पड़ेगा। अगर मानसून पे इसका प्रभाव पड़ता है तो वर्षा की जो पैटर्न है वो प्रभावित होगी, और जिसका सीधा सा असर आपको कृषि पे दिखेगा। और अगर कृषि पे पड़ता है इसका असर, तो चूंकि आपके इकोनॉमी का, आपकी अर्थव्यवस्था का कृषि आप रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी है, और अगर वो कहीं ना कहीं किंतु परंतु के अंतर्गत आता है तो स्वाभाविक तौर पे आपकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। तो ये जो माधव गाडगिल समिति के द्वारा बातें कही गई कि आप प्राधिकरण को स्थापित करें, विशेष तौर पे पश्चिमी घाट हेतु, ताकि ये और बेहतर तरीके से जो बिगड़ता संतुलन है उसको बेहतर किया जा सके। दूसरी समिति जो बनी थी दरअसल कस्तूरी रंगन समिति, कुछ मिली जुली बातें उन्होंने भी यही कही। दरअसल जो अलग बातें कही वो ये, चूँकि उन्होंने कहा था कि 67% के आसपास, इफ आई एम राइट, नहीं 64 था दरअसल, 64% के आसपास क्षेत्र को आप संवेदनशील क्षेत्र, मतलब जैव विविधता हेतु संवेदनशील क्षेत्र घोषित करें। इन्होंने कहा कि आप पूरे क्षेत्र को तो छोड़िए, विशेष तौर पे पश्चिमी घाट को तकरीबन 37% ऐसे क्षेत्र होंगे। मैं डेटा बोल रहा हूँ, डेटा के पीछे आप जाएं या ना जाएं वो अलग बात है, लेकिन आप दोनों में कॉमन क्या देखेंगे कि इन्होंने भी पश्चिमी घाट को तवज्जो दिया, कस्तूरी रंगन ने भी, और गाडगिल समिति ने भी जो वेस्टर्न घाट है उसको तवज्जो दिया। विच मीन्स जो पश्चिमी घाट है हमारे जैव विविधता हेतु हॉटस्पॉट माना जाता है। और थोड़ा सा अगर ऊपर चले जाएं तो मैग्रोवा का क्षेत्र है, वो भी हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हॉटस्पॉट करने का मतलब है ना कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता है, थोड़ी सी भी अगर किसी भी प्रकार की किंतु परंतु होती है तो सीधा सीधा आपके पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, नकारात्मक रूप में।
तो दरअसल ये कह रहे थे हाँ कि कस्तूरी रंगन ने भी ये बात कहा कि जो कोस्टल एरिया है विशेष तौर पे वेस्टर्न घाट, उसके अंदर जो 37% का जो हिस्सा है भूमिखंड है उसको संवेदनशील घोषित किया जाए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का खनन, किसी प्रकार का उत्खनन या किसी प्रकार के नए जो निर्माणाधीन जो पर्यावरण को सीधे तौर पे ये करते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभाव करते हैं, उसकी अनुमति ना दी जाए और जो चल रहे हैं उसको भी बंद किया जाए, ऐसी बातें कही। और एक बात और इसमें विशेष तौर पे, चूँकि आपने देखा दरअसल ये कि अगर आप ये देखेंगे डेमोग्राफी भारत का, तो ज़्यादा इंक्लाइंड है हमारा ये क्या नाम है पश्चिमी घाट, तो वहाँ जल परियोजनाएं जो है ना वो ज़्यादा रूप में मतलब ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस समिति ने ये भी कही कि जल विद्युत परियोजना जैसे जो भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, उनको रोका जाए, उनको कम से कम किया जाए। और चूँकि स्वाभाविक तौर पे जब आप जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करते हैं तो बहुत से चीज़ों के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उनमें से एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है जैव विविधता, तो ऐसा हो मतलब जैव विविधता प्रॉपर तरीके से बना रहे, इसलिए सरकार को इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो ये थे कुछ जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रयास। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरा क्या है। स्वाभाविक तौर पे अगर हम ये जानने का प्रयास कर ले खतरा क्या है तो कहीं ना कहीं इसके प्रयास क्या होने चाहिए बचाने का वो पता कर सकते हैं। बहरहाल तो चलिए सबसे पहली जो क्षति के तौर पे मैं देखने का प्रयास कर रहा हम सभी, पहला है पर्यावरण की क्षति। ठंड की मौसम में खैर तो चलिए भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं। खतरों में जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण की क्षति, इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, दरअसल ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, मेरी भी डिवीजन प्रॉपर हो जाएगी। पर्यावरण की क्षति कैसे होगी, जैसा कि चूँकि हमारे देश में अभी शहरीकरण का जो क्रम है, जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ है और गुणवत्तापूर्ण शहरीकरण नहीं हो रहा, आप ये कह सकते हो। हमने कभी तकरीबन 10 से 12 सेशन पहले सततता के साथ शहरीकरण का शुभारंभ, सततता के साथ शहरीकरण का विकास, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन जैसे इस कंसेप्ट को मतलब विस्तार से बात किया था। उसी की थोड़ी सी कड़ी यहाँ जुड़ रही वो ये कि आज हम जिस प्रकार से अपने शहर को बसा रहे हैं, जिस प्रकार से कृषि जो योग्य भूमि मतलब कृषि क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं, कृषि क्षेत्र से ध्यान में आया, शायद यदि मुझे ध्यान में कहीं लिखा होगा कि हमारे देश में जितने कृषि होते हैं ना, दरअसल 64, खैर ध्यान में नहीं है मुझे, पर हाँ जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि कुछ 60% भूमि पर मतलब जितना लैंड है उसमें 60% उस पर भूमि होती मतलब कृषि होती है, सॉरी। तो खैर तो ये बातें कही जा रही कि पहली क्षति जो है पर्यावरण की क्षति है। कैसे? कृषि का विस्तार हो रहा, शहरीकरण तेज़ी से हो रहा, तो शहरीकरण होगा तो स्वाभाविक तौर पे कहीं ना कहीं जो इस तरीके के पर्यावास है, इस तरीके के पर्यावरण है, जो विशेष तौर पे दलदली भूमि को ज़्यादा इसमें टारगेट किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से घना जंगल में शहर का पहुंच पाना भी थोड़ा सा मुश्किल मतलब मुमकिन नहीं है। पर ऐसे क्षेत्र जहां थोड़ी बहुत दलदली है, ये बात भी आई थी ना, मुझे ध्यान में आ रहा कि एक स्टडी आया था, दरअसल भारत सरकार के द्वारा ये डेटा रिपोर्ट जो भी है जारी की गई थी कि तीव्र शहरीकरण के माध्यम से जो दलदली भूमि जैसे क्षेत्र हैं 1/4 तकरीबन कुछ एक वर्ष में 1/4 ऑफ कितना, दरअसल ये सवाल था ना, हाँ 1/4 जो है वो ऑक्युपाई किया गया है, मतलब जितने पहले थे उसमें से तकरीबन 25% के आसपास तीव्र शहरीकरण के माध्यम से उन्हें ऑक्युपाई कर लिया गया। आप सोचिए अगर जो दलदली भूमि है जिसे हम रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं, उनके आसपास किसी भी प्रकार की अगर गतिविधि होती है, विशेष तौर पर शहरीकरण का शहरों का निर्माण होता है, तो वहाँ के जो जीव जंतु हैं जिनका पर्यावास वही है वो खतरे में आ जाता है, यूँ कह रहे तो वो नष्ट हो जाता है। उससे क्या होगा कि जो भी जीव जंतु हैं उनकी जो मृत्यु हो जाएगी और अंततः हमारे पर्यावरण में एक तरीके से असंतुलन का पैदा होगा।
इसी कड़ी को और बेहतर तरीके से समझने हेतु हम ये भी कह सकते हैं कि कैसे हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे ले ले, बुलेट ट्रेन की बात हो रही है और हम अहमदाबाद से मुंबई, है ना, जो ये बुलेट ट्रेन का लाइन है, रास्ता है, दरअसल वो बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और इसके दरमियान ना जाने कितने ही ऐसे जंगलों को उजाड़ा जा रहा, जिससे सीधा सीधा प्रभाव हमारे जैव विविधता पे पड़ रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो जब भी आपके मेंस में जैव विविधता से संबंधित सवाल आए और चुनौतियां क्या हैं, अगर उनको संदर्भित करना हो तो ऐसे एग्जाम्पल उपयुक्त हो सकते हैं। अगली जो हमारी चुनौतियां हैं, दरअसल हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता संरक्षण हेतु, नहीं ये नहीं, भारत में जैव विविधता के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं वो देख रहे हैं हम लोग। खतरे के क्रम में अगला जो ये है पॉइंट, वो ये आक्रामक प्रजातियां। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक आक्रामक प्रजातियां मतलब भी आपको ऐसा लगता होगा कि मानव है ये, मतलब ये करता है वो करता है, मतलब जैव विविधता को ध्यान में नहीं रखता। हमारे देश में, हमारे देश का पर्यावरण में, पर्यावरण जब मैं बात कर रहा था वह विश्व के तकरीबन सभी पर्यावरण इसमें शामिल हैं। बहुत से ऐसे प्रजाति हैं जो अपनी वृद्धि समृद्धि इतनी तेज गति से करते हैं कि आप पूछिए मत। और वो अगर वो एक बार अपनी वृद्धि कर लिए तो आसपास किसी भी प्रकार के जीव जंतु को या किसी भी प्रकार के पादप को किसी भी प्रकार के जीव पादप को पनपने नहीं देते। और इसी क्रम में एक नाम आता है लैटाना कैमारा। लैटाना कैमारा, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा हुआ है। आप सर्च मारिएगा, गूगल कीजिएगा, आपने देखा होगा। मुझे 99.99% ये कह सकता हूँ कि आपने देखा होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वो फैले हुए हैं ना। ये भी बात कही जा रही है कि जितना जो आप क्या कर सकते हैं उसको, मतलब तकरीबन खतरा, अगर मैं कह दूं कि अगर 100 यूनिट खतरे की बात हो रही तो 44% खतरा सिर्फ इसके प्राणी से है, ऐसे प्राणी से है। मतलब लेटाना कैमारा एक जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने गूगल किया था, देखा, मैं उसे बताऊं कैसे, आप देख लेना गूगल करके। तो आक्रामक प्रजातियां भी कहीं ना कहीं एक खतरे के तौर पे हमारे जैव विविधता के सामने उभर कर आती है। खैर, अगली नेक्स्ट कड़ी में बीच में अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को कम कर रहा है। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, अभी हिमालय हमेशा जब भी बरसात की मौसम आती है या फिर गर्मी का मौसम आता है, वो न्यूज़ में बना रहता है लैंडस्लाइड होने से। अगर एक क्या नाम है, हिम तेंदुआ नाम सुना होगा आपने। पर्यावरण के बदलने से, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से जो हिमालय के सतह पे ग्लेशियर थे वो बहुत तेज़ गति से पिघल रहे हैं। और उनकी गति इतनी ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में, कुछ एक सालों में ही उसकी बहुत भयानक परिणाम देखने को मिल सकते हैं हमारे पर्यावरण को। विशेष तौर पे चूंकि ऊपर से पानी आ रहा है, हम लोग नीचे हैं, तो आपने देखा ना लैंडस्लाइड वगैरह, उसी का एक कारण है। क्लाउड बस्ट, हालांकि वो तो एक अलग बात हो गया, पर हाँ, तो जलवायु परिवर्तन से भी हमारे जो भी जैव विविधता है वो प्रभावित होते हैं। सुंदरबन की मैं थोड़ा सा बात कर लूँ। यदि ज़्यादा मतलब ये असंतुलित वर्षा होती है, अगर क्रमिक रूप से वर्षा ना होकर, क्या कहते हैं, बेतरतीब को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इरेगुलर अगर इरेगुलर टाइप से वर्षा हो रही होती है तो बाढ़ जैसी स्थिति, तूफान जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि वर्षा से तूफान की बहुत नज़दीक रिश्ता नहीं है, पर चूंकि पर्यावरण मतलब ये कि क्या कहते हैं उसको, वात निर्वात जिसको ये कहते हैं, ज्योग्राफी में एक टर्म है। तो वात बनने से, निर्वात बनने से जो तूफान वगैरह है वो क्रिएट होता है। बहरहाल मैं ये बताने का प्रयास कर रहा कि जो सुंदरबन हिमालय के ऊपर पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही, उन समस्याओं के कारण जैव विविधता पे सीधे रूप पे प्रभाव पड़ रहा। वो कैसे? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पता होगा कि जितनी ज़्यादा जीव ज़मीन के ऊपर नहीं रहते, उससे कई गुना ज़्यादा ज़मीन के अंदर और पानी में रहते हैं। तो बर्फ़ के अंदर भी कई ऐसे जीव हैं जो अपने आवास को, ये कहें तो, प्रॉपर तरीके से
व्यवस्थित कर पाते हैं। अगर आप उसके ऊपर की जो चादरें हैं, पत्थर, ये बर्फ रूपी, अगर वो पिघल जाता है तो उसकी जो मतलब आवाज़ है वो एक्सपोज हो जाती है आसमान के सामने, और उस स्थिति में वो अपना अस्तित्व बनाए रखना पे एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, बनाए नहीं रख पाता है। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा उभरती हुई चिंताएं सिर्फ भारत के लिए नहीं, विश्व के अन्य देशों के लिए भी। प्रवाल विधि आपने नाम सुना होगा। तो जो एक कोरल है, कोरल रीफ अंग्रेजी में कहते हैं इसको, जो एक कोरल रीफ की समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब समस्या बनकर आती है जब भी जलवायु परिवर्तन की बात आती है। तो भारत में देखा आपने, गुजरात के आसपास, ये छोड़िए ना, ये मॉरिशस देख लें, या भी जो भी नीचे छोटे छोटे टापू पे देश हैं, वो दरअसल कोरल रीफ के कारण ही है। बहुत बड़ी मात्रा में कोरल रीफ के जमा हो जाने से एक भूखंड बन जाती है, और वो दरअसल इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है ज़मीन के साइड, मतलब मिट्टी के टाइप का, और उसके ऊपर फिर जो भी पर्यावास है, देश वगैरह, वो बसता है। तो कोरल रीफ, हालांकि जब भी कोरल रीफ की बात आती है तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ दरअसल वो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी वाला भाग है, नीचे बासपोरस संधि के आसपास भी है। तो एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा वहीं पाया जाता है, ये बातें कही जा रही है। तो सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी जो कोरल रीफ समस्या है जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। और जब भी कोरल रीफ महज एक जाति प्रजाति नहीं है, उसके ये होने से, उसके यूँ कहें तो खतरे में आने से अनेक जाति प्रजाति जो उनके मतलब उनके होने मात्र से उनकी स्थिति है, यूँ कहें तो अस्तित्व है, वो खतरे में पड़ जाता है, और ये इनकी संख्या लाखों हजारों में है। तो एक कारण से, मतलब किसी एक के अस्तित्व से खतरे, मतलब किसी एक के अस्तित्व ना होने से अन्य के अस्तित्व खतरा बन जाता है, ये बातें कही जा रही। बहरहाल मुझे व्यक्त कर पाने में थोड़ी सी वो ये हो गई गलती त्रुटि, जो भी कह लो। बहरहाल अगली जो समस्या है वो शहरीकरण और कृषि के विस्तार से है। जब भी शहरीकरण की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, तो एक जो हमेशा बात या फिर यूँ कह ले सवाल उठाया जाता है कि जो शहरों में आज से वर्षों पहले गौरैया जैसे अनेक पशु पक्षी होते थे, जिसमें गौरैया की बात की जाती है, प्यारी सी तो बर्ड है ना, हाँ, उसकी संख्या इतनी तेज गति से घटी है कि उसे इंडेंजर्ड और डेंजर्ड की जो सूची होती है ना, उसमें रख दिया गया। तो ये बातें कही जा रही कि अगर हम इसी तरीके से शहरीकरण को बढ़ावा देते चले गए, जैव विविधता को बिना ध्यान में रखे हुए, तो आने वाले दिनों में ये स्थिति और भी विकराल हो जाएगी, और इसका सीधा सा प्रभाव हमारे अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था और भी जितने भी तंत्र हैं उस पर पड़ेगी। तो ये बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दूसरा पक्ष इसमें जोड़कर देखा जा सकता है, कृषि योग्य भूमि का विस्तार। जिस गति से, हाँ, मैंने जिस बताया भी था आपको कि हमारे जितने भी भूखंड हैं उस पर तकरीबन 60% भूखंड पे कृषि की जाती है, कृषि योग्य भूमि है। लेकिन अभी जंगलों को साफ करके गति के साथ कृषि योग्य भूमि बनाने की जो है वो प्रयास जारी है, और ये कहीं ना कहीं हमारे जैव विविधता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जैव विविधता के लिए ये कुछ पॉइंट थे जिसको हमने समझा कि कैसे कैसे ये हमारे सामने, विच मीन्स विविधता के सामने खतरा उत्पन्न करते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं, मतलब कुछ ऐसे रणनीतियाँ जिसके माध्यम से कहा जाए कि आप कैसे संरक्षण करोगे जैव विविधता को। तो टॉपिक है जैव विविधता संरक्षण हेतु रणनीतियाँ। रणनीति के संबंध में अगर बात करें तो इन्हें कई स्तरों पे देखा जा सकता है, लेकिन पहला स्तर और व्यवहारिक स्तर ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन। इसको मैं एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे इसको हम प्रबंधन करेंगे। आज जो तमाम चीज़ें हो रही, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट जगत है वो अपनी इच्छा शक्ति से, अपने आर्थिक शक्ति से, या फिर अपने सरकार की शक्ति के माध्यम से उन जगहों पे जहाँ अत्यधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जा रही, वहाँ अपना जो भी जो भी बिजनेस वगैरह है उसको ये कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्री है वो लगा रहे हैं। तो ये बात किया जा रहा है इसमें कि सबसे पहले आपको राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे मानचित्रण करना होगा। सॉरी, अचानक इस तरीके से दरअसल हम, हाँ, तंत्र आधारित प्रबंधन की बात करें तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे सबसे पहले आपको एक मानचित्रण करना होगा। मान लीजिए कोई भी जिला के नाम, मान लीजिए दिल्ली को ही ले लें हम लोग,
तो दिल्ली सरकार और जो भी डीडीए है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको साथ में मिल करके एक ऐसे, हालांकि दिल्ली में है ये चीज़ें पहले से, कि आप किस क्षेत्र में मतलब मतलब कृषि कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आप आवास हेतु जमीन, मतलब आवास हेतु अपना घर बना सकते हैं, आवास प्रवास कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आप जो भी आपकी फैक्ट्री वो लगा सकते हैं, वो प्रबंधित है यहाँ। इसी तरीके का प्रबंधन की जरूरत है अन्य देशों में, सॉरी अन्य राज्यों में जिला स्तर पे। आपको सबसे पहले मानचित्रण करना होगा जो भी भूखंड है, कि हाँ कैटेगराइज करना होगा कि ये प्रवास के लिए है और ये कृषि के लिए है। यहाँ जो कॉर्पोरेट जगत की जो भी चीज़ें हैं, फैक्ट्री वगैरह लगाई जा सकती है। अगर आप इस तरीके से प्रबंधित कर ले, इस तरीके से आप प्रबंधन कर लें दरअसल, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है जैव विविधता के खतरे में पड़ने की, वो कहीं थोड़ी बहुत ये पहले कुछ मात्रा में कम होगा। तो यही बातें कही जा रही है। एक बात और इसमें जोड़ बात कहा जा रहा कि हालांकि ये चीज़ें अभी भले ही हम लोग वैधानिक रूप में जानने का प्रयास करें, पर पहले से ही सामुदायिक प्रयास किए जाते रहे हैं। विशेष तौर पे जो शेड्यूल ट्राइब हैं उनके द्वारा संरक्षण सामुदायिक रूप से किया जा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, अगर जैसे दीकू कहते हैं हम लोग, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो बाहर से आता है उनको दीकू कहता है। हालांकि यहाँ दीकू शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक अलग सेंस में दीकू का प्रयोग होता है। दीकू का प्रयोग दरअसल अगर आप वहाँ जा रहे हो और उनकी जो भी साधन संसाधन राजनीतिक रूप से अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो उनको दीकू कहते थे। बहरहाल अगर सामुदायिक प्रयास के माध्यम से इन चीज़ों को नहीं बताया गया, इन चीज़ों को जागरूकता के तौर पर नहीं लाई गई, तो समस्याएं विकराल होती चली जाएंगी, संभवतः समाधान होना मुश्किल होगा। तो बात यही कहेगी कि पारिस्थितिकी तंत्र आधारित प्रबंधन तो किया ही जाए, साथ में सामुदायिक आधार पे आपको जागरूकता भी बनाया जाए, जागरूकता भी बढ़ाया जाए। दूसरी जैव विविधता संरक्षण हेतु रणनीतियाँ में बातें आती है हरित अवसंरचना की। हरित अवसंरचना मतलब ये ना कि सतत विकास के पर्सपेक्टिव से आपको जितने भी ये है विकास है उसको संचालित करना है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपको किसी विशेष पर्यावरण के किसी एक हिस्से में आपको अपना आवास बनाना है तो ग्रीन रोड आपने सुना होगा। एक बात इसमें ये बातें कही गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश था काफ़ी कठोर शब्दों में, कि जब भी जो सड़क बनाती है ना भारत सरकार की मंत्रालय, नितिन गडकरी इनके अभी हांसा हैं, तो उनको उनको उनके ये क्षेत्र को दरअसल उनके पोर्टफोलियो को ये बातें कही गई थी कि जब भी आप सड़क का निर्माण करते हो, विशेष तौर पे हाईवे वगैरह का, तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो वहाँ के पर्यावरण में व्याप्त जानवर जीव जंतु हैं उनको समस्या ना हो, और उनके संरक्षण हेतु तो आप अपने जो ये भी सड़क है उस पर आप जो भी आप संरचना है वो बनाएं। जैसे आप बाढ़ हो सकता है कि आप दोनों तरफ से ये लगा दें ताकि आप साथ सीधे से जो भी जानवर वो ना आ पाए। दूसरी बात ये भी कही गई कि आप जगह जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा ये सघन एरिया है वहाँ आप सीसीटीवी और सर्विलांस जैसी स्थिति उपस्थित करें। ये सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है, मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे ध्यान में है। हालांकि ये सब जो संज्ञान लिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, ये सब कोटेशन याद रखना चाहिए। जब आप इन तरीके के कोटेशन को आप अपने मेंस में रेप्लिकेट करेंगे, बिजनेस अगर यूज करेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे इट्स गोइंग टू वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, तो ये बातें मैं कह रहा था दरअसल क्या, हाँ सतत कृषि की मैं नहीं सतत नहीं हरित अवसंरचना की बात कर रहा था कि अगर आप सड़क निर्माण करते हैं तो पशुओं के आवास हेतु ध्यान रखें। दूसरी बात ये कही गई थी कि एक ग्रीन रूफ आपने नाम सुना होगा, ग्रीन रूफ, हरित छत। दरअसल हरित छत कहने का मतलब ये नहीं कि आपका छत जो हरा होगा, दरअसल ये बातें कही गई कि जब जो भी आपकी छत वगैरह जो भी अवसंरचना आपके आवास निर्माण होता है उसके ऊपर आप सोलर पैनल को स्थापित करें और वहाँ से ऊर्जा उत्पादन करके आप जो भी छोटे मोटे चीज़ ज़रूरत है उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम हरित आधारित अवसंरचना को आगे बढ़ाएं, जिसे हम कहीं ना कहीं सतत आधारित विकास के प्रोत्साहन की बात करते हैं, अगर ऐसा हम करते हैं, हमारी जो नीति निर्माण में ऐसी चीज़ें अगर समाहित होती है, तो स्वाभाविक तौर पे आने वाले दिनों में ये जैव विविधता का एक बहुत बड़ा संकट है कहीं ना कहीं ये संतुलित होता दिखेगा। अब है एक और इसमें बातें कही गई दरअसल कि हम विविधता के संरक्षण हेतु तो कौन से उपाय अपना सकते हैं। तो अगले उपाय में सतत कृषि की बात की जा रही, और इसमें आंध्र प्रदेश से हालांकि कई बार इसमें इनका एग्जाम्पल ये आता है। वो दरअसल क्या था, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या है, हालांकि ये चीज़ें अभी फ़िलहाल बातें की जा रही, पर जब मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं
बहुत छोटा रहा होऊंगा, पर इतना छोटा नहीं कि मुझे समझदारी नहीं थी, थोड़ी बहुत समझदारी थी। उस वक्त बात ये थी कि जो भी हमारे घर में जो जानवरों के गोबर हो या फिर जो उनके जो खाया कुछ बच गया है ना, तो उसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट दरअसल खेतों में करते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं जीरो बजटिंग का ही एक एग्जाम्पल है, जीरो बजटिंग फार्मिंग का एग्जाम्पल है। तो ये बातें कहा जा रहा है कि यदि हम भारत के अन्य क्षेत्रों में भी, जैसा कि आंध्र प्रदेश ने बहुत बड़े पैमाने पे अपने राज्यों में किया है, नज़ीर पेश किया दरअसल अन्य राज्यों के लिए। नज़ीर मतलब एग्जाम्पल, मैं क्या कह रहा था, हाँ। तो अगर हाँ वही कि सतत कृषि की ओर हम अगर आगे बढ़ें तो भी एक सहायता मिल सकती है, एक बेहतर प्रयास हो सकता है जैव विविधता को बनाए रखने की। और जब हम सतत कृषि की बात करते हैं तो सतत कृषि का एक हिस्सा विविधीकरण ऑफ क्रॉप्स, सॉरी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मिल गया, फसल विविधीकरण विच मीन्स मैं ये कहना चाह रहा था। तो फसल विविधीकरण का जो स्कोप है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अगर कई मायनों में आप देखें तो एक ही प्रकार के कृषि को आगे बढ़ाना, एक ही प्रकार के फसल के उत्पादन को आगे बढ़ाने से मिट्टी की उर्वरता तो खत्म होती ही है, साथ में अन्य जीव जंतु जो कई ऐसे मान लीजिए सिर्फ गेहूं ही आप अगर मान लो अगर उपजा रहे हैं, तो राइबोसोम वगैरह जैसे जो भी पारिस्थितिक तंत्र के हिस्सा हैं जो नाइट्रोजन को बनाने में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, एक स्थिरीकरण दरअसल एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप दलहन जैसी चीज़ें उपजाओगे ही नहीं तो उनकी जो अवस्था है वो तो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा आगे के लिए। यही बातें कही जा रही है कि जितना ज़्यादा हो सके फसल विविधीकरण को ध्यान में रखना है, और जीरो बजटिंग फार्मर कृषि को ध्यान में रखना है। बहरहाल आगे इसमें बात कही जा रही कि इसके निगरानी हेतु आपको आर्टिफिशियल आदि का यूज करना होगा। दरअसल ये बातें कही जा रही कि जहाँ भी जो हॉट स्पॉट है, मान लीजिए कोई ऐसा पार्क है जहाँ बहुत सारे जैव विविधता की अधिकता है, तो आजकल के युग में चूंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ड्रोन आधारित जो भी सर्विलांस है उसकी बात करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग करके जैव विविधता को निगरानी में रखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, मान लीजिए कोई अभयारण्य है, वहाँ से जो भी जीव जंतु हैं वो तो अस्थायी रूप से रहते नहीं, उनकी जो निरंतरता है, चापलता है जिसे कहते हैं, वो तो बरकरार रहती है, वो यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं। वही कहा जा रहा है कि आपके निगरानी हेतु आप ड्रोन का यूज करें, ताकि आपको इस बात का पता हो कि हमारे जो एक तंत्र है, पर्यावरण है, इसमें कौन से जीव कहाँ हैं, ताकि आप उनके सुरक्षा हेतु उपयुक्त उपाय कर सकें। ये बात भी कही जाती है कि जो ट्रेन की जो ट्रैक्स वगैरह हैं उनको भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आदि से निगरानी की जानी चाहिए, ताकि, हालांकि ये बात भी है और मैं नाम भूल रहा हूँ, कवच में है या नहीं, नहीं कवच तो सिर्फ ट्रेन के लिए, एक ऐसी विधि का इजाद हुआ था जो जैसे ही हाथी, अगर ये साउथ की बात हो रही, जैसे ही हाथी ट्रैक पे आएगा, रेलवे ट्रैक पे, वो सायरन बजने लगेगा। कहाँ, मतलब जो भी आसपास के कंट्रोलर है वहाँ, उनके वजन के हिसाब से बनाया गया था कि उससे ज़्यादा अगर वजन आता है, मतलब जो भी उसकी टेक्नोलॉजी रही होगी पता चल जाएगा। कुछ इसी प्रकार से आपको और टेक्नोलॉजी का ईजाद करना पड़ेगा जिसके माध्यम से अपने निगरानी तंत्र को सुनिश्चित कर सकें, एआई का यूज कर सकें, ड्रोन का यूज कर सकें। बहरहाल तो अगर हम निगरानी हेतु इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो अंततः ये बात कह पाने में हम सक्षम होंगे कि हाँ, हमारे पर्यावरण की जो जैव विविधताएँ हैं उनको विशेष तौर पे संरक्षण हेतु XYZ चीज़ें हमने करा है। बहरहाल अब ये थे सवाल, और सॉरी ये थे प्रश्न, और इसके थे कुछ एनालिटिकल पोर्शन। अगर इससे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मेरी नज़रें फ़िलहाल चैट बॉक्स में। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आज के सेशन से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। यदि आप पूरा सेशन को देखते हैं तभी बातें समझ आएंगी, इन द सेंस की जो यूटिलिटी है वो क्लियर दिखेगी, वरना बीच में आने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, नुकसान ज़्यादा, फ़ायदे कम हैं।
एक बात और, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, दोहरा दूं कि हो सकता है तो आने वाले दिनों में, कुछ एक 2-3 दिनों में कुछ ऐसे सीरीज आए जिसमें मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँ आपके सामने। इसका पूरा उद्देश्य ये है कि मैं खुद प्रैक्टिस करूं। खैर, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। शुभ रात्रि आप सभी को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।